अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.1 का ही फर्दर सब टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस। आज हमने इस टॉपिक पर बात करनी है। स्टूडेंट्स, अगर हम अपना पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो मैंने आपको बताया था कि डायनामिक्स ये होता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच या मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं विद इट्स काजेस, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, और मोशन को स्टडी करना है विद इट्स कॉजेस। तो हमने ये सीखा था कि जब भी किसी चीज को आपको मूव करवाना होता है ना, तो मूव करवाने के लिए आपको वहां पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। मतलब एक ऐसी एजेंसी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, उसे हम फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। और हमने इन दोनों कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की डिफरेंट एग्जांपल्स में जो हम फोर्सेस इंक्लूड करते हैं उन तमाम पर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस, ये फोर्स के कॉन्सेप्ट में या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस तरह से कि इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पर बात की है ना, तो साइंटिस्ट ने हमें ये बताया था कि जितनी भी यूनिवर्स में फोर्सेस हैं उन सारी फोर्सेस को हम चार कैटेगरीज में या चार टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उन चार फोर्सेस को जो कि हमने आज डिस्कस करनी है इनको हम फंडामेंटल फोर्सेस का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो तमाम फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मतलब हमने इनको फंडामेंटल फोर्सेस का नाम क्यों दिया कि किस तरह से फोर्सेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, इनके इंटरेक्शन की बुनियाद पर हम किसी भी फोर्स को इन चारों में से एक की कैटेगरी में फिट करवा लेते हैं। ठीक है, उन चार फंडामेंटल फोर्सेस में जो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 फोर्स है वो है जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो इन फोर्सेस को याद करने के बारे के मतलब याद करना और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखने में काफी प्रॉब्लम होती है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं इजी वर्ड्स में बात बता सकूं। देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, इसका मतलब है आपको इसके नाम से कुछ किसी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर न्यूक्लियर फोर्स है इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएगी, और स्ट्रॉन्ग तो मतलब ये बता रहे हैं कि जी न्यूक्लियस के अंदर जो पाई जाने वाली फोर्स है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो होती है कि हमें पता है ना स्टूडेंट्स कि कोई भी एटम है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली जो है वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती है कि अगर हमारे पास किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स है। देखिए मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स हैं। तो थोड़ा सा आप अगर अपनी प्रीवियस साइंस को रिकॉल करें तो हमने कहा प्रोटॉन के ऊपर यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर आपको दो प्रोटॉन से नहीं याद रहता तो दो पॉजिटिव चार्ज से तो आपके माइंड में आ जाएगा ना कि लाइक चार्जेस के दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ कौन सी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्यन होती है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस दो प्रोटॉन की फोर्स ऑफ रिपल्यन को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात क्लियर हुई कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन को या दो न्यूट्रॉन को या कोई भी दो सिमिलर पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ रिपल्यन को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक बात जो मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी मैं भूल गई कि फंडामेंटल फोर्सेस में मैंने आपको बताया ना कि कोई भी फोर्स दूसरी फोर्स के साथ या बहुत सारी डिफरेंट फोर्सेस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इनके इंटरेक्शन की बुनियाद पर हम देखते हैं कि वो चार में से किस कैटेगरी में फिट आती है। तो इन चारों फोर्सेस के बारे में जो मेजर डिस्कशन है ना वो हम एक्सचेंज पार्टिकल के थ्रू करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल या बास जगह पर लिखा हुआ होता है एलिमेंट्री पार्टिकल। एक्सचेंज पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है कि ये फोर्सेस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसमिट करती हैं या मीडिएट करती है ना, तो जो चीज इन फोर्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है उसको हम एक्सचेंज पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक फंडामेंटल फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल आपको पता होना चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो पायोन्स है। ठीक है, पायोन्स की वजह से ये जो फोर्सेज है ये एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। सो ये तीन बातें बेसिक जो आपकी बुक में थ्योरी में लिखी हुई है वो ये हैं
फिर इन चारों फोर्सेस को जब हम पढ़ लेंगे तो फिर आपकी बुक में टेबल नंबर 3.1 बना हुआ है, मैं आपको वो टेबल बुक से बता दूंगी या बोर्ड पे बना दूंगी कि उस टेबल में आपको और आसान कर दिया है कि कोई भी फोर्स का नाम, उसकी स्ट्रेंथ, उसके एक्सचेंज पार्टिकल और ये 4-5 बातें जो है वो टेबल में उसने एक्सप्लेन की हुई है, वो आप इसी फॉर्म में वहां से याद कर लेंगे। ठीक है, सो नंबर 1 पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, नंबर 2 पे हमारे पास है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये भी अपने नाम से हमें बता रही है। ठीक है, कि दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स पाई जाएगी उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ये तो हमें इलेक्ट्रो का वर्ड जहां पर भी आ गया ना, वहां पर तो हमारे माइंड में बात बहुत क्लियर हो जाती है कि चार्जेस के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स को जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव। ठीक है, इट कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव। अब इसका अट्रैक्टिव होना या रिपल्सिव होना किस चीज पे डिपेंड करेगा? हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 का पहला, उस पर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। लेकिन अगर दो ऑपोजिट हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये दोनों हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकती है। ठीक है, एक बात वो आपकी बुक में लिख रहा है कि एवरेज तौर पर ये जो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना, मतलब अगर एक जगह पे अट्रैक्टिव लग रही है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर रिपल्सिव लग रही है, तो ये इनकी डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ऑन एवरेज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता। ठीक हो गया? नेक्स्ट जो हम इसमें एक्सचेंज पार्टिकल की बात करते हैं, तो फोटॉन्स जो है वो इस फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल हैं और ये जो है वो मैस लेस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये जो फोटॉन्स है दीज आर मैस लेस पार्टिकल। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इनकी जो रेंज है वो हाई रेंज की होती है, मतलब इसके मुकाबले में, प्रीवियस के मुकाबले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज थोड़ी हाई होती है। ठीक है, नंबर 3 जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो दो मैसेज के दरमियान में जो पाई जाने वाली फोर्स है ना, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू मैसेज। और इसके लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एक मैस है ना, वन मैस शुड बी लार्ज इनफ, कि मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है उसके मैस को काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब भी आपको ग्रेविटेशन फोर्स देखने को मिलेगी। और इसके लिए वो हमारे पास बुक में एग्जांपल्स दे रहा है कि सन, मून, अर्थ और डिफरेंट स्टार्स के दरमियान में जो फोर्स होती है ना, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और सन मून के दरमियान में या मून और अर्थ के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि जमीन में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो दो सन या मून के दरमियान में या मून या अर्थ के दरमियान में या दो प्लैनेट्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये भी बिल्कुल सेम काम करती है। मतलब ये हमें उनकी स्टेट के बारे में, उनकी मोशन के बारे में बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करती है जैसे कि जमीन अपनी तरफ आने वाले हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है और उसकी स्टेट ऑफ मोशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उनकी स्टेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करती है। इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ग्रेविटॉन्स जो है ये अभी तक नॉन डिस्कवर्ड पार्टिकल है, मतलब नॉन डिस्कवर्ड मैं यूं कह सकती हूँ, ये शायद इसकी जगह पर ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड ये होगा कि बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो 3 फोर्सेज है ना, इनके जो एक्सचेंज पार्टिकल है उनके बारे में पूरी डिस्कवरी है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। लेकिन ग्रेविटॉन के बारे में अभी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है, या डिटेल में हमें ग्रेविटॉन के बारे में, ये जो एक्सचेंज पार्टिकल इनके बारे में ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, फोर्थ वन जो है वो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, और ये ऐसी फोर्स है जो कि 10,000 टाइम्स वीक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, और अगर हम प्रोड्यूस होने की बात करें तो न्यूक्लियर डिके जहां पर भी होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पर भी होता है, न्यूक्लियर डिके जहां पर भी होता है, तो उसके नतीजे में जो बनने वाली फोर्स होती है उसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल हैं वो वेक्टर बोसॉन्स हैं। ठीक है, और वेक्टर बोसॉन्स में हम W+
W नेगेटिव और Z बोजोन का नाम देते हैं, यानी कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो वेक्टर बोजोन्स में W प्लस W माइनस और Z बोजोन्स ज्यादातर वीक न्यूक्लियर फोर्स की ट्रांसमिशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें तो चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत शॉर्ट रेंज और बहुत वीक फोर्स होती है, इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले में 10,000 टाइम्स वीकर फोर्स जो है वो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। फिर अगर आप अपनी बुक देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर 64 है और पेज नंबर 64 पर उसमें आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल और वीक न्यूक्लियर फोर्स इन फोर्सेस के हवाले से जो भी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई थी वो मैंने आपको बता दी। इन सब के हवाले से आपने ये तीन बातें याद रखनी है, ठीक है। अगर चूंकि ये हमारा सारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है तो एक दफा मैं आपको बुक से रीड करवा देती हूँ, फिर आगे चलकर हम इस टेबल पर बात करते हैं और टेबल से नीचे जो थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है वो देख लेंगे। नंबर 1 पर देखें तो इनफैक्ट नंबर 1 पर देखने से पहले पेज नंबर 64 पर जहां पर फंडामेंटल फोर्सेस की हेडिंग दी हुई है ना, वहां पर आप 5th लाइन में देखें तो लिखा हुआ है फिजिकिस्ट एक्सप्लेन दीज फंडामेंटल फोर्सेस थ्रू एक्सचेंज पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल मच लेस मैसिव देन प्रोटॉन travel from one object to another carrying the force in this way each force is carry or mediated by exchange of the particle, ठीक है। तो एक्सचेंज पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से हैं कि जो वो पार्टिकल जो कि फोर्स की ट्रांसमिशन का काम करते हैं उसको हम एक्सचेंज या एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम देते हैं। इसमें नंबर 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। मैं इसको रीड नहीं करती बिकॉज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ऑलरेडी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखें तो क्या है कि जी electromagnetic force act between electric charges. It include both electric and magnetic forces. Electromagnetic है तो मतलब चार्जेस और मैग्नेट्स दोनों के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स। The electromagnetic force can exert either an attraction or repulsion. So on average the force tends to cancel each other and its effect is not observed. तो मैंने आपको बताया था ना कि इसका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। एवरेज तौर पर अगर हम देखें तो हम इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। The electromagnetic force is mediated by a massless particle known as photon. The massless nature of photon make the effective range infinite, मतलब इनकी जो रेंज है वो वेरी इनफाइनाइट रेंज की होती है। The strength of force decrease rapidly as the distance between the object increases. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज के लिए आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। The normal force tension are caused by the interaction of particle on the contact surfaces and are thus a result of electromagnetic force. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में वो आपको फ्रिक्शन, टेंशन और नॉर्मल फोर्सेस की एग्जांपल बता रहा है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि जी और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ग्रेविटी इज बाय फार द वीकेस्ट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब ये जो है वो वीक फोर्स होती है, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज नोटिस इफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट हैज लार्ज मास सच एज स्टार, प्लैनेट, मून, इट होल्ड देम टुगेदर एंड कंट्रोल देयर मोशन इन द सेम वे दैट इट कंट्रोल द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट हियर ऑन अर्थ। तो मतलब वो सिंपल बात है कि जैसे कोई भी अर्थ जमीन की तरफ फॉल कर रहा होता है तो जैसे आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके मोशन के बारे में बताती है, बिल्कुल इस तरह से ये हैवी ऑब्जेक्ट जो है सन, मून, अर्थ या स्टार्स या प्लैनेट्स वगैरह उनके मोशन को भी एक्सप्लेन करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज theorized to be an exchange force with the massless mediating particle graviton. The massless nature of graviton allow gravity to have infinite range similar to electromagnetic force. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। However, the graviton is the only exchange particle not detected yet. मतलब ग्रेविटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसको अभी तक आप डिटेल में इसके बारे में ये डिटेक्ट नहीं कर सके, अभी तक इसके बारे में कोई प्रॉपर जो डिटेक्शन है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मतलब किसी भी साइंटिस्ट ने आपको ये नहीं बताया कि उसने ग्रेविटोन को डिटेक्ट करके देखा हो, ये आज तक हमें नहीं पता। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत वीक है, 10,000 टाइम वीक देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इसकी रेंज जो है वो सब तमाम फंडामेंटल फोर्सेस में शॉर्ट रेंज होती है। Despite the weak nuclear force play important role in the structure of universe, it is an exchange force mediated by the exchange of 3 different particles called vector bosons. The weak nuclear force is responsible for radioactive decay. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियर डिके या रेडियोएक्टिव डिके में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है या जो डिके के नतीजे में जो फोर्स बनती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। और व्हेन दिस प्रोसेस अकर अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन, मतलब जब भी न्यूक्लियर डिके होता है तो हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो एक प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी बुक का पेज नंबर 65 है, वहां पर तमाम फोर्सेस की रेंज, इनकी स्ट्रेंथ, फंक्शन या डेफिनेशन आप कह सकते हैं। जो फंक्शन वाला कॉलम है ना उसमें वो आपको डिफाइन करके बता रहा है कि मतलब कोई भी फोर्स है तो किस चीज के दरमियान में बनती है या कब वो फोर्स एक्शन में आती है, वो चीज उसने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है।
और फिर इनके एक्सचेंज या मीडिएटिंग पार्टिकल्स के बारे में उसने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं बुक में, आपको डॉक्टर अब्दुल सलाम की पिक्चर भी नजर आ रही है। आपको ये बता रहा है कि जी डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट काम किया था और उन्होंने आपको ये कहने की कोशिश की थी कि जितनी भी फोर्सेज हैं वो इन्हीं फोर फोर्सेज की मैनिफेस्टेशन है, मतलब जितनी भी फोर्सेज हैं वो इन्हीं फोर फोर्सेज की कैटेगरीज में आएंगी। ठीक है, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना काम किया, जिसमें पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने क्वांटम थ्योरी को यूज करके ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि तमाम फोर्सेस जो है वो इन्हीं चार में से किसी भी एक कैटेगरी में आ रही होंगी, क्वांटम थ्योरी को यूज करके अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रूव किया था। और इनके साथ साथ जो है वो आप याद रखेंगे कि दो और साइंटिस्ट भी हैं। पेज नंबर 65 पर लिखा हुआ है, द मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट सच अ यूनिफिकेशन is the electroweak theory proposed during the late 1960s by Abdul Salam, Steven Weinberg and Sheldon Lee Glashow. This theory, which incorporates quantum electrodynamics, treats the electromagnetic and weak forces as the two aspects of more basic electroweak force that is transmitted by the four carrier particle, the so-called gauge boson। के मतलब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने और ये जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमने क्वांटम फील्ड को या क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स को मिलाकर हम एक और फोर्स जिसे इलेक्ट्रो वीक फोर्स कहते हैं, मतलब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। और इलेक्ट्रो वीक फोर्स जो है ये इसके ये जो ट्रांसमिटेड पार्टिकल हैं या जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो गेज बोसॉन्स हैं। ठीक है, और फिर वो बता रहा है कि वन ऑफ दीज कैरियर पार्टिकल इन द फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म while the other three, the electrically charged W plus, W minus and Z particles are associated with the weak force। के मतलब ये जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स है इसके लिए भी एक्सचेंज पार्टिकल एक तो हमारे पास गेज बोसॉन्स होंगे और एक जो है वो हमारे पास वेक्टर बोसॉन्स, जो वेक्टर बोसॉन्स हमने पहले डिस्कस किए थे कि W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z बोसॉन्स हैं। ठीक है, अनलाइक द फोटोन दीज वीक गेज बोसॉन्स आर मैसिव। फोटोन की तरह से ये मैसिव होते हैं। It is the mass of these carrier particles that are severely limit the effective range of weak force। मतलब इनके मैसिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स की रेंज है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फंडामेंटल फोर्सेस वाला टॉपिक। सबसे सिंपल कि आपने इन चारों फोर्सेस के नाम, इन चारों फोर्सेस के एक्सचेंज पार्टिकल, इनकी स्ट्रेंथ और इनकी डेफिनेशंस को याद कर लेना है कि कोई भी फोर्स है तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियस के दरमियान में दो प्रोटॉन की फोर्स ऑफ रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेट्स या चार्जेस के दरमियान में, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो रेडियोएक्टिव डिके के नतीजे में जो फोर्स बनती है उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, सो पेपर में आपसे इस सब के अलावा डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफ्रेंशिएट करें। तो आपने ये जो 3 या 4 बातें टेबल में बनी हुई हैं पॉइंट्स की फॉर्म में ये लिख देनी है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।